अस्सलाम वालेकुम कराची, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। दुनिया भर में जहाँ जहाँ मुझे सुना जा रहा है, देखा जा रहा है, उन सभी को मेरा सलाम। मैं हूँ आपका मेज़बान हफीज़ुर रहमान और आप लोग प्रोग्राम देख रहे हैं हफीज़ुर रहमान पॉडकास्ट FM वर्ल्ड पाकिस्तान के चैनल्स के ऊपर। जनाब, आज का जो मेरा मौजू है वो बहुत ही अहम मौजू है। मैंने सोचा कि क्योंकि आजकल जो है वो बहुत रिक्वायरमेंट भी मैं देख रहा हूँ, हर जगह हर यूनिवर्सिटी के अंदर ये कोर्सेज़ मैं देख रहा हूँ और इससे काफ़ी जो लोग हैं वो बेनिफिट भी उठा रहे हैं। तो मैंने सोचा कि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि इस फील्ड से अभी भी वाकिफ़ नहीं है, तो मैंने सोचा कि एक प्रोग्राम किया जाए। उस प्रोग्राम के लिए मैंने एक बहुत ही एक्सपर्ट और आप यूँ समझ लीजिए कि मेरे गुरु हैं, मेरे उस्ताद हैं, जिनको मैंने इनवाइट कर लिया है। और आप भी सोच रहे होंगे यार कि हफ़ीज़ साहब जो हैं वो इनको गुरु बोल रहे हैं, उस्ताद बोल रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही यंग टैलेंट है हमारे पाकिस्तान का। अहमद फ़तानी नाम है इनका और इनकी एक्सपर्टीज़ जो हैं वो आइए हम इन्हीं से जानते हैं कि इनके पास वीडियो एडिटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की बेतहाशा स्किल्स मौजूद हैं जो कि इन्होंने हमें भी सिखाई हैं और हम भी सीख रहे हैं इनसे। आइए इनसे हम ज़रा मालूमात करते हैं। पहले तो इनको खुशामदीद कहते हैं। अहमद फ़तानी साहब, बहुत शुक्रिया आपका तशरीफ़ आवरी का। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी ओवर हियर। अच्छा फ़तानी साहब, आप ये बताइए कि आपने माशाल्लाह से जो है बहुत ही अर्ली एज में मुझे लग रहा है आपने जो है वो ये स्किल्स सीख ली, जिसकी बिना पे आपने मुझ जैसे बंदे को भी आपने जो है ना अपना शागिर्द बना लिया है। तो इसमें आपका क्या इंक्लिनेशन क्या थी, क्या ऐसा रुझान था जिसकी वजह से आप इस फील्ड के अंदर आए, जिसके अंदर हम जो बात करें स्पेशली वो बात करें वीडियो एडिटिंग की और ग्राफिक डिज़ाइनिंग की? सर बेसिकली मैं इस फील्ड में बहुत यंग एज में आ गया था। एक्चुअली जब मैं आई थिंक 17 ईयर्स का था, तो बेसिकली मेरे जो बड़े भाई हैं जो वो प्रोफेशनल ग्राफिक डिज़ाइनर हैं और उनको देख के मैंने इंस्पिरेशन ली, फिर उनसे सीखा और फिर इसके बाद मैंने काफ़ी रिसर्च की और फिर बेसिकली सेल्फ लर्नर हूँ मैंने कहीं किसी इंस्टीट्यूट से नहीं पढ़ा। लेकिन यही है कि मैंने फिर GFX मेंटोर, मुझे एक चैनल मिला सर इमरान, उनसे मेरी मुलाकात भी हुई। फिर इसके बाद मैंने सारे कोर्सेज़ उन्हीं से सीखे और उसके बाद फिर मैंने अपना करियर इसी में शुरू किया। पहले तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग सीखी थी, फिर इसके बाद मैंने उसी में फ्रीलांसिंग स्टार्ट की और दीगर फिर मुझे क्लाइंट्स मिलना स्टार्ट हुए। अपना जो करियर का मेरा पहला साल है वो बहुत मुश्किल था, मुझे याद है। मैंने फ्री में भी काम किया था लोगों के लिए, सिर्फ अपना पोर्टफोलियो जमा करने के लिए। और फिर इसके बाद वीडियो एडिटिंग की तरफ मैं आया और बचपन से वीडियो एडिटिंग और फोटोग्राफी का फोटोग्राफर भी मैं हूँ, सही है। कई किसी इवेंट्स में फ़ोटोग्राफी भी करता हूँ और तो फ़ोटोग्राफी का और वीडियो एडिटिंग का मुझे बचपन से शौक़ था। जो नॉर्मली हम वीडियो एडिट कर रहे होते हैं, फ़ोटोग्राफी कर रहे होते हैं, तो फिर मुझे नहीं पता था कि यही चीज़ करियर भी बन सकती है, इसमें अर्निंग भी हो सकती है। तो आगे जाके जब इस चीज़ का रुझान हुआ तो फिर मैं इस तरफ आया और आहिस्ता ग्रो करता गया। और बस माइंडसेट यही था कि मेरा किसी से भी कंपटीशन नहीं था, मैं किसी और को नहीं देख रहा था, मेरा कंपटीशन अपने आप से ही था। मुझे हर दिन अपने आप को बेहतर करना था। अच्छा फ़तानी, ये बताइए कि जो आपने जब करियर अपने स्टार्ट लिया था तो उस वक्त जो आपने जो फर्स्ट टूल जो आपने सीखा वो कौन सा था और क्या वो उसका अभी भी आप उसको अप्लाई कर रहे हैं कि नए टूल्स आ गए क्योंकि AI का दौर है? कुछ इसमें आप मुझे टूल्स के हवाले से बताइए। क्या आपकी सिलेक्शन, क्या उसकी ट्रांजिशंस क्या थी उसकी, अब क्या हो गई हैं? अभी आपके नए टूल्स इस्तेमाल कर रहे हैं इन्हीं दो फील्ड्स के अंदर? अगर हम बात करें ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग के हवाले से प्लीज़। अगर हम डिज़ाइनिंग की बात करें तो सबसे पहले मैंने एडोब इलस्ट्रेटर सीखा था और अभी भी वही मेरा फेवरेट सॉफ्टवेयर है। लेकिन उसके अलावा भी सॉफ्टवेयर सीखना ज़रूरी है। एडोब फोटोशॉप हो गया, फिर इसके बाद फिर थोड़े टाइम में आ गया था कैनवा, तो फिर मुझे अपडेट होने के लिए कैनवा भी सीखना पड़ा। तो ये है कि टूल्स तो सॉफ्टवेयर सारे इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ, एक गो टू सॉफ्टवेयर जो आपका होता है ना, फेवरेट सॉफ्टवेयर, वो एडोब इलस्ट्रेटर है। और वीडियो एडिटिंग में प्रीमियर प्रो सबसे पहले मैंने वही सीखा था और आज भी वही फेवरेट सॉफ्टवेयर। ओके। अच्छा, ये थोड़ा सा हम ज़रा इसके ऊपर बात करना चाहेंगे कि आपका जो क्लाइंट्स होते हैं वो बड़े असल में जल्दी में होते हैं। वो कहते हैं कि जी हमें जल्दी चाहिए। क्रिएटिविटी क्या इसको हैंडल कर लेती है? क्योंकि जब आप बात करते हैं कि भाई कोई डिज़ाइन करना है, कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग का होता है मामला, तो उस वक्त आप कैसे उन क्लाइंट्स को अपना हैंडल करते हैं? वो ज़रा मुझे बताइए, वो टेक्निक बताइए हमारे ऑडियंस को और हमारे व्यूअर्स को बताएं कि आप वो टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं, क्या करना चाहिए? जो नए लोग आ रहे हैं, अपने क्लाइंट्स उनको मिलना शुरू हो रहे हैं और बहुत जल्दी वो देखते हैं क्लाइंट्स ड्रॉप कर जाते हैं, तो वो हैंडल नहीं कर पाते हैं। क्योंकि अभी आपके पास जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस ऐसा है कि जिसमें आपने होल्ड किए हैं। उस वक्त शुरू में भी आपने कोई एक्सपीरियंस किया होगा जिसमें आपके क्लाइंट आपसे ड्रॉप हो गए हों, नहीं वो जल्दबाजी कर रहे हैं और आप बता नहीं पा रहे हैं कि भाई इसमें इट टेक्स टाइम। तो उसका थोड़ा सा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें प्लीज़।
एक्चुअली सबसे पहले तो ना जो डिज़ाइनर है या एडिटर है जो भी काम कर रहा है उसको अपने कुछ रूल्स बनाने चाहिए, सेट करने पड़ते हैं, ठीक है, अपने कुछ बाउंड्री सेट करने पड़ती हैं। क्लाइंट आपके पास बहुत हैं क्लाइंट्स मार्केट में, आपको बहुत क्लाइंट्स मिल जाएंगे, बस मसला ये होता है जो अभी जो लोग स्टार्ट करते हैं, स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं, उनका इशू ये होता है जल्दबाजी कि बस ये क्लाइंट भी मिल जाए, ये क्लाइंट भी मिल जाए, मतलब सब कुछ सारे क्लाइंट्स हमें मिल जाएं, और तो इस तरह से नहीं होता। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ती है। अब 24 आवर्स एटलीस्ट 24 आवर्स की डेडलाइन होती है किसी भी एक डिज़ाइन के लिए, ठीक है, मिनिमम रिक्वायरमेंट 24 आवर्स 24 आवर्स, उससे ज़्यादा जितना आप ले सकें या जितना क्लाइंट दे सके। अच्छा। लेकिन ये आपको अपने रूल सेट करने पड़ते हैं, फिर आप वही क्लाइंट्स उठाएं, और वही क्लाइंट्स अच्छे भी होते हैं, और जो बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो आपको, क्योंकि वो क्लाइंट का समझना भी मुश्किल जो है ना ज़रूरी है, तो वो समझ रहा है इस चीज़ को, तो वो उसका मतलब ये कि वो क्लाइंट भी अच्छा है, पे भी अच्छी देगा, और प्रोजेक्ट भी बड़ा होगा। तो आप उन प्रोजेक्ट्स की तरफ ज़्यादा जाएं। ये जल्दबाजी वाला जो होता है ना कि बस ये भी मिल जाए तो मैं जल्दी कर दूंगा, आपकी क्रिएटिविटी पे भी इफेक्ट आएगा और फिर काम भी अच्छा नहीं आपकी, मेरे ख्याल से क्रेडिबिलिटी भी आपकी जो है ना ख़राब हो जाएगी मार्केट के अंदर कि भाई यार ये प्रोजेक्ट ले रहा है लेकिन डिलीवर नहीं कर पा रहा है। तो आपने ये मैसेज ये देना चाह रहे हैं कि जो भी प्रोजेक्ट आपके पास आ रहे हैं अपने क्लाइंट्स के, उनके साथ आप यू हैव टू सिट एंड यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू टेक टाइम। उनको बोलें जी ये कोई ऐसा नहीं है कि आपने जो है ना हथेली पे आपने सरसों जैसे जमा लेते हैं, ये वो चीज़ नहीं है, इट टेक्स टाइम, क्योंकि क्रिएटिविटी इसमें टाइम चाहिए होता है। तो ओके, राइट, ठीक है। अच्छा, इसमें अब थोड़ा सा आप मुझे ये बताइए कि अगर हम ये बात करें कि कौन से ऐसे सर्टिफिकेशंस हैं जो कि आप समझते हैं। अच्छा, ये मुझे बताइए कि क्या कौन सा ऐसा अप्रोप्रिएट टाइम है, जिस तरह से आपने माशाल्लाह से बताया कि आपने यू स्टार्टेड योर करियर इन एट द एज ऑफ 16-17 ईयर्स में आपने स्टार्ट कर लिया था आपने, तो उस वक्त प्रॉब्ली यू हैव डन योर मैट्रिक तो आपने कर लिया होगा। जी। तो आप मुझे बताइए कि एकेडमिक और प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस को आपने कैसे जो है ना वो लेके चल रहे हैं, या आप क्या उसकी वो करना चाह रहे हैं, आप रिकमेंडेशन क्या देंगे आप उसकी? एक्चुअली मैं रिकमेंड तो यही करूँगा कि मैट्रिक के बाद आपके पास काफ़ी टाइम होता है, ठीक है, उस टाइम पे ये स्किल्स आपको सीख लेने चाहिए, वो सही वक्त है स्किल्स हासिल करने का, क्योंकि आजकल आपको पता है डिग्री के साथ साथ स्किल्स का भी दौर है, बिल्कुल सही, और स्किल्स आपको आने चाहिए, ठीक है। तो वो जो है वो बेस्ट टाइम है स्किल सीखने का। फिर उसके साथ साथ इंटर की पढ़ाई शुरू हो जाती है। इंटर में भी इतना बर्डन नहीं होता, आप उस टाइम पे अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं और स्किल्स भी सीख सकते हैं। फिर इसके बाद डिग्री के साथ आप जॉब, ठीक है। अच्छा फसानी, आप जो है माशाल्लाह से मैंने देखा है आपका, मैं प्रोफाइल जब मैं चेक कर रहा था मैंने देखा है कि आपने बहुत अच्छे लीडिंग बिजनेस स्कूल्स में, IT स्कूल्स के अंदर आपने जो है ना ये पढ़ाया है आपने, और मैं ख़ुद उसका आपका स्टूडेंट भी रह चुका हूँ, मैंने सीखा भी है आपसे बहुत सारी चीज़ें। तो मुझे बताइए कि कौन सा ऐसा इदारा है जो कि इस वक्त बहुत ही रिनाउन है और बहुत अच्छे कोर्सेज़ ऑफ़र कर रहा है मार्केट के लिए, बच्चों के लिए? मैंने बहुत सारे इदारों में पढ़ा है, लेकिन अभी फ़िलवक्त मैं UIT यूनिवर्सिटी में पिछले 2 साल से उनके साथ एसोसिएटेड हूँ और अपना एक कोर्स उनके साथ पढ़ा रहा हूँ, ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग। और उसके अलावा समर कैंप में भी मैं उनके बच्चों को जो है ना पढ़ाता हूँ, ट्रेन करता हूँ, और रिकमेंड भी मैं वही करूँगा फ़िलहाल, क्योंकि वो बेस्ट है इस टाइम पे। शॉर्ट कोर्सेज़ भी उनके काफ़ी अच्छे हैं और डिग्री प्रोग्राम्स भी काफ़ी अच्छे हैं। ओके। तो ये ओके। अच्छा पता नहीं, ये हमें बताइए कि ये स्टोरी टेलिंग जो होता है वीडियो एडिटिंग के अंदर, हाउ मच इट इज़ इम्पॉर्टेंट, कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये स्टोरी टेलिंग? बिल्कुल, वीडियो एडिटिंग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो है ना वो एक स्टोरी बिल्ड करना है। वीडियो आप एडिट कर रहे हैं, एडिटर के हाथ में होता है पूरी स्टोरी बिल्ड करें उसके। कंटिन्यूस शॉट्स लगे हैं, आप एक शॉट लगा रहे हैं, दूसरा शॉट लगा रहे हैं, वो पूरी एक कहानी बन के निकले और कंटिन्यू लगे। एक जब वो एडिटिंग निकलती है ना, वो वीडियो में सिंकिंग होना ज़रूरी है, तभी वो एक अच्छी वीडियो निकल के आती है, वरना शॉर्ट्स तो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अक्सर ऐसा होता है क्लाइंट्स उल्टे सीधे शॉर्ट्स भी प्रोवाइड कर देते हैं, आपको एडिटिंग आनी चाहिए बस। तो एक आप पूरी उसमें कहानी बनाते हैं, खुद एडिट करते हैं उसको। ओके। अच्छा, ग्राफिक डिज़ाइनिंग में मुझे सर ये बताइए कि इसके अंदर जो वो स्पेशली कलर्स, फॉन्ट साइज़, क्या रियली ये मैटर करते हैं किसी की इमोशंस को के साथ? अगर आप अपने क्लाइंट को अगर आप चाह रहे हो कि भी उसका जो है वो एक उसके साथ इमोशनल अटैचमेंट हो, आप समझते हैं कि कलर्स एंड फॉन्ट साइज़ दैट रियली मैटर्स? बिल्कुल, डिज़ाइनिंग में हर एक चीज़ मैटर करती है, फॉन्ट से लेके कलर से लेके पूरा जो मटेरियल, जो भी आप एलिमेंट्स यूज़ कर रहे हैं। इसके लिए मेन जो है ना सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आप क्लाइंट से ही उससे पूरी ब्रीफ ले लें, उससे पूछ लें कि आपको कौन सा फ़ॉन्ट पसंद है, आपको कौन सा कलर्स पसंद है, आपकी थीम क्या है, तो आपको ईजी हो जाता है डिज़ाइन बनाने में। ठीक, क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन भी हो जाती है। वेरी गुड, ठीक।
अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा पता नहीं साहब, इस पे भी ज़रा रोशनी डालिए कि ये एक मैंने वो देख रहा था, एक छोटी सी मीम बनी हुई थी कि वो बंदा बैठा हुआ है और कंप्यूटर की स्क्रीन को देख रहा है, बहुत गौर से देख रहा है और उसको काफ़ी ट्रिक्स लगा रहा है, लेकिन वो जो है ना वो चीज़ उसकी रिमूव नहीं हो रही है। यानी कि कोई ऐसे निशान था उसकी पिक्चर के ऊपर, वो ऐसा निशान था, वो हटाने की कोशिश कर रहा है, उसने सारे टूल्स लगा दिए, उसने वो नहीं हटा रहा है। अब लेकिन वो फिर पता ये चला कि वो तो स्क्रीन के ऊपर कोई बाल पड़ा हुआ था। अच्छा, अब इस तरह की जो फ्रस्ट्रेशन होती है, इस तरह की जो बर्नआउट होता है एक ग्राफिक डिज़ाइनर को पेश आ सकता है, तो उसको कैसे हैंडल किया जा सकता है, कैसे करेंगे उसको? ये तो खैर मीम है, इस तरह से वैसे होता नहीं है। लेकिन ये है कि बर्नआउट किसी भी तरीके से हो सकता है। डिज़ाइन सही नहीं बना, डिज़ाइन अप्रूव नहीं हुआ, चेंजेस रिक्वायर्ड हैं, या फिर दिमाग नहीं चल रहा, क्रिएटिविटी नहीं आ रही, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो उसके लिए मेरी जो प्रैक्टिस है, आप क्या करते हैं? मैं गेम्स खेलता हूँ। गेम्स खेलते हैं? मैं गेम्स खेलता हूँ कंप्यूटर में, उसी वक्त गेमिंग करना शुरू कर देता हूँ। गेमिंग करता हूँ, थोड़ा रिलैक्स भी हो जाता हूँ। अच्छा, और फिर इसके बाद प्रोडक्टिविटी खुद ब खुद आ जाती है। आपको ऐसा लगता है जब भी आप कोई एक प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं और आपको लगा यार अब कुछ नहीं समझ में आ रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, आगे चल ही नहीं रहा है, तो यू स्टार्ट प्लेइंग वीडियो गेम्स? हाँ, अगर तुम प्रोडक्टिविटी क्रिएटिविटी में इशू आ रहा है तो, और अगर क्लाइंट में इशू है तो फिर वो बात अलग है। तो मैं हाँ, अगर तो क्लाइंट उसका तो कोई इलाज नहीं है मेरे ख्याल से, अगर उसके पास ऐसे होता है तो हाउ टू हैंडल, अगर हम इस पर अगर आप हमें थोड़ा सा ज़रा अपने एक्सपीरियंस से ज़रा कोई आपकी जो करियर है उसके अंदर कोई ऐसा डिफ़िकल्ट क्लाइंट आपने हैंडल किया हो, तो उसके बारे में कोई ज़रा मज़ेदार बात ज़रा हमारे ऑडियंस और व्यूअर्स को ज़रा शेयर करें, जिसमें आप कहने लगे कि भाई माफ़ कर दो, मुझे आती नहीं है वीडियो एडिटिंग, वीडियोग्राफिंग, आप तो उसके बारे से थोड़ा सा बात करें। एक बार हुआ था, मेनली तो बाउंड्रीज आपको सेट करनी पड़ती है, मैंने स्टार्टिंग से वो आपने बता दिया था। हाँ, लेकिन एक बार ऐसा हुआ था कि वो क्लाइंट, उनको खुद भी कुछ नहीं आता था, करवाना था उन्होंने मुझसे, लेकिन मुझे होल्ड भी नहीं दे रहे थे कि मेरी मर्ज़ी से करो। अब वो डिज़ाइन अच्छा लग ही नहीं रहा, उनके ब्रांड के लिए भी अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन मैं समझा के थक गया, समझ नहीं आ रहा था, चेंजेस करते करते मैंने उनको हाथ जोड़ के रिफ़ंड भी कर दिया। मैंने कहा आप बस मेरी जान छोड़ें, मुझे नहीं करना आपके साथ काम। अच्छा, ये भी सिचुएशन आ सकती है आपका, मैंने करियर के अंदर डिफिकल्ट आपको सिचुएशन में आपने बोला भाई पैसे ले लो यार भाई। हाँ, क्योंकि मेरे बाकी प्रोजेक्ट्स फिर उसकी वजह से जो है ना सफ़र कर रहे थे। दिस इज़ हाउ यू हैव टू मैनेज मल्टीपल प्रोजेक्ट्स एट अ टाइम, जिसमें आपको जो है, और आपने जो बात शुरू में अपने इंटरव्यू में कही थी वो ये कहती कि यू हैव टू चूज़ योर क्लाइंट एज वेल ना, उनके साथ आपने रहना है, उनके साथ आपने टाइम गुजारना है, तो पहले उनको बताएं, समझाएं कि भाई ये एक प्रोसेस होता है, इसमें ऐसा नहीं है कि आपने बटन दबाया और आपको मैं निकाल के दे दूँ, कहीं से कॉपी पेस्ट मार के नहीं देना, मुझे क्रिएटिविटी टेक्स टाइम। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, अब थोड़ा सा ज़रा हम ये चाहेंगे कि आप हमें ये बताइए कि अभी आपका कोई नया कोर्स स्टार्ट होने वाला है, जो अभी आप इस कोर्स के अंदर अभी आना चाह रहे हैं, बच्चे आपको ज्वाइन करना चाहें, तो वो उसके हवाले से थोड़ा सा उस कोर्स की इंट्रोडक्शन दे दें और वो बताइए कि कब और कहाँ पे स्टार्ट हो रहा है प्लीज़। वही जो UIT यूनिवर्सिटी में मैं एक कोर्स करवाता हूँ, ग्राफिक्स एंड वीडियो एडिटिंग। आज उसी का ओरिएंटेशन सेशन में भी डिलीवर करके आया हूँ। 3rd बैच हमने लॉन्च किया, अभी एडमिशन्स ओपन हैं उसके 17 अगस्त तक। तो वो कोर्स चल रहा है फ़िलहाल। ठीक है, उसमें आप क्या क्या कवर करवा रहे हैं? उसमें ग्राफिक डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, बेसिक टू एडवांस। मतलब अगर तो कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसने कभी डिज़ाइनिंग सॉफ्टवेयर, एडिटिंग सॉफ्टवेयर देखे भी नहीं है, आती भी नहीं है, उनके लिए भी है। और जो अगर प्रोफेशनल है तो उनकी स्किल्स अपडेट हो जाएंगी। बिल्कुल बेसिक टू एडवांस तक है। मतलब मेरे जो पिछले 2 बैचेस भी निकले हैं उनमें अल्हम्दुलिल्लाह सब तकरीबन या तो फ्रीलांसिंग कर रहे हैं या किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं। ठीक है, मुझे याद पड़ता है कि जो आपने जो हमारा जो फर्स्ट बैच था उसके अंदर मैंने जब आपसे मैंने सीख रहा था, तो उसके अंदर जो है कंटेंट और अब के कंटेंट में क्या फ़र्क, आपने उसको चेंजेस क्या लेके आए हैं? एक चेंज मैं लाया हूँ इस वाले 3rd बैच में, मैंने AI इंटीग्रेट किया है इस कोर्स में, क्योंकि अब AI बहुत ज़रूरी हो गया है। तो AI मैंने इंटीग्रेट किया। थोड़ा सा AI के बारे में ज़रा बताना पसंद करेंगे कि क्या AI जो है वो कैसे आप वीडियो एडिटिंग और ग्राफिक डिज़ाइनिंग में कैसे इनकॉर्पोरेट करेंगे आप? AI बहुत सारे AI टूल्स हैं, ठीक है, जिससे आप एडिटिंग भी कर सकते हैं, डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं और उससे हेल्प भी ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल कैनवा है, कैनवा में भी अब AI आ गया है। पहले तो कैनवा जब नॉर्मली लॉन्च हुआ था, कैनवा के साथ अब AI भी इंटीग्रेट हो गया, तो उसमें भी AI बड़ा काम आता है। AI के बहुत सारे ऐसे टूल्स भी हैं, बैकग्राउंड रिमूव करना हो या आपने कुछ पिक्चर एडिट करनी हो, इवन के ऑनलाइन AI टूल्स हैं जो कि खुद डिज़ाइन भी आपको अब तो बना के दे देते हैं। आपने बस प्रॉम्प्ट देना है और डिज़ाइन बन के रेडी हो जाएगा, या इमेज मैनिपुलेशन बन के रेडी हो जाएगी।
तो वो AI टूल्स को यूज़ करते हुए हम ग्राफिक डिज़ाइनिंग और वीडियो एडिटिंग मज़ीद अच्छे से कर सकते हैं। कर सकते हैं। हाँ, AI हमारी हेल्प के लिए ही है। हेल्प के लिए, लेकिन क्रिएटिविटी जो है वो आपकी अपनी होनी ऑब्वियसली क्रिएटिविटी आपके अपनी है। थैंक यू फ़तानी, बहुत शुक्रिया। आई होप कि जो मेरे ऑडियंस हैं, मेरे जो नाजरीन हैं, जो सुनने वाले हैं, उनको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। और अगर आपको ये प्रोग्राम पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और इंशाल्लाह फिर आपसे जो है नए प्रोग्राम और नए गेस्ट के साथ फिर इंशाल्लाह हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।